मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और राज्यपाल की श्रृंखला में आज हम लोग बात करने वाले हैं राज्यपाल की विवेकीय शक्तियों के ऊपर, यानी डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। जब हम राज्यपाल की विवेकीय शक्तियों के ऊपर चर्चा करेंगे तो हमें थोड़ी सी कंपैरिजन करना पड़ेगा प्रेसिडेंट के पावर से भी, और राज्यपाल के संबंध में जो हमने बात की है पिछली दो क्लासेस में, उसमें से कुछ आर्टिकल्स हमें देखने पड़ेंगे कि वो कौन से आर्टिकल्स हैं जो राज्यपाल के विवेकीय शक्तियों से संबंधित हैं। तो पहली चीज तो ये एक आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा है, आर्टिकल 154 अनुच्छेद 154। इसमें क्या है कि जो राज्य की कार्यकारी शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन गवर्नर, यानी राज्यपाल में निहित हैं। यानी कि राज्यपाल जो भी राज्य के भीतर जो भी कार्यकारी कार्य किए जाएंगे, एग्जीक्यूटिव कार्य किए जाएंगे, किनके नाम से होंगे? राज्यपाल के नाम से होंगे। अब राज्यपाल अपने स्तर पर भी कुछ काम कर सकते हैं, और जो उनके सहयोग और परामर्श के लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, उनकी मदद से भी उन कामों को पूरा करेंगे, उन कामों को पूरा करेंगे। तो यहां पर फिर एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 163। ये भी हमने पढ़ा है पिछली दो क्लासेस में। आर्टिकल 163 क्या है कि विवेकीय शक्तियों को छोड़कर, यानी लिविंग द डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकीय शक्तियों को छोड़कर जो भी काम करेंगे, यानी राज्यपाल जो भी काम करेंगे, उन कामों को करने के लिए उनकी मदद के लिए क्या है कि एक मंत्री परिषद होगी। देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक मंत्री परिषद होगी, और मंत्री परिषद की सहायता और परामर्श से जो राज्यपाल हैं वो सारे कार्य को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज तो ये हो गई कि जो भी राज्य के भीतर जितनी भी कार्यकारी शक्तियां होंगी वो राज्यपाल में निहित होंगी। संवैधानिक प्रमुख हो गए राज्यपाल यहां पर। दूसरी, राज्यपाल जो भी काम करेंगे, अब देखिए यहां पर विवेकीय शक्तियों को छोड़कर, मतलब जो उनका डिस्क्रिशनरी पावर है उसको छोड़कर बाकी जो भी कार्यकारी काम करेंगे उसके लिए सहायता और परामर्श देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रमुख कौन होंगे? तो चीफ मिनिस्टर होंगे। मंत्री परिषद के प्रमुख होंगे जो है मुख्यमंत्री होंगे, और उनकी सहायता से, यानी मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सहायता से वो कार्य को पूरा करेंगे। आर्टिकल 163 यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक। और आगे जो बात कही गई है वो आर्टिकल 164(2) है। 164(2) है, इसमें क्या कहते हैं कि जो राज्य मंत्री परिषद का, जो राज्य मंत्री परिषद जो होगा वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होगा। यानी सामूहिक रूप से कलेक्टिवली स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर। ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो राज्य मंत्री परिषद है वो राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन राज्य मंत्री परिषद के जो प्रमुख हैं, हेड हैं, जिनको हम मुख्यमंत्री कहते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? उनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करते हैं। तो देखिए सब आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं, यानी कि राज्य के कार्यकारी, जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख या जो कार्यकारी जो काम होंगे वो किसके नाम से होंगे? गवर्नर के नाम से होंगे। दूसरी बात, जो राज्यपाल जो भी काम करेंगे उनकी सहायता और परामर्श देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो लेजिस्लेचर के प्रति, जो विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो प्रमुख होंगे, यानी जो मुख्यमंत्री होंगे, और जो अदर मिनिस्टर्स यानी जो बाकी मंत्री होंगे, उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। लेकिन यहां पर एक चीज जो मौजूद है वो ये कि राज्यपाल के पास कुछ विवेकीय शक्तियां हैं, डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन जरूर
जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग गवर्नर कर सकते, विवेक का उपयोग कर सकते। परिस्थिति ऐसी कुछ लिखा नहीं है, स्पष्ट नहीं है, अब विवेक का उपयोग करना है, तो वो जो शक्ति राज्यपाल को दी गई है उसी को डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं। ये एग्जांपल से हम समझेंगे। थोड़ा और बात कर लेते हैं इसमें कि आखिर राष्ट्रपति की तुलना में जो है राज्यपाल की विवेकी शक्तियां ज्यादा है। ऐसा कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो प्रेसिडेंट के पावर होते हैं वो राज्यपाल के पावर, जो राष्ट्रपति की शक्तियां और राज्यपाल की शक्तियों की जब तुलना करेंगे तो वहां आप देखेंगे कि जो राज्यपाल की जो विवेकी शक्तियां हैं, डिस्क्रिशनरी पावर इन द स्टेट, वो राष्ट्रपति की शक्तियों से ज्यादा है, राष्ट्रपति की शक्तियों से ज्यादा है। इसका एक कारण है, इसका कारण यह है कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें यह प्रावधान कर दिया गया था कि राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेंगे, जो भी काम करेंगे, वो मंत्री परिषद के सलाह और परामर्श के आधार पर ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बाद में 1978 में जब मोरारजी देसाई जी की सरकार आई और उस समय जब कुछ अमेंडमेंट हुए, खासकर 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो उसमें थोड़ा संशोधन किया गया कि हाँ, राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद की सलाह और परामर्श के आधार पर काम करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बिल, कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए, इसमें पुनर्विचार होना चाहिए, तो एक बार अगर वो चाहे तो वापस कर सकते हैं, रीथिंकिंग के लिए मंत्री परिषद के पास वापस कर सकते हैं। लेकिन फिर अगर दोबारा राष्ट्रपति के पास गया तो फिर उन्हें पारित करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, राष्ट्रपति के पास विवेकी शक्तियां, डिस्क्रिशनरी पावर थोड़ी कम होती है, क्योंकि वो ज्यादातर चीजें संविधान के द्वारा ऑलरेडी निर्धारित होती हैं। अब यहां पर और भी बातें, जो जैसे हमने 3 आर्टिकल यहां पर बताए, आर्टिकल 154, 163 और 164(1) और 164(2), इन तीनों आर्टिकल से निकल के अगर आप देखेंगे तो संविधान में कुछ ऐसी बातें हैं जिससे यह पता चलता है कि जो राज्यपाल हैं वो अलग अलग परिस्थितियों में कुछ अपने विवेक का इस्तेमाल करके निर्णय ले सकते हैं। तो उन विवेकी स्थितियों को 2 हिस्सों में बांटते हैं। वो जो विवेकी स्थितियां हैं, डिस्क्रिशनरी पावर हैं, उनको 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा है संवैधानिक विवेकाधिकार, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसे डिस्क्रिशनरी पावर हैं जिसका उल्लेख संविधान में है, जिनका उल्लेख संविधान में है, लेकिन उसका उपयोग कब करना है ये राज्यपाल को सोचना है, उसका उपयोग कब करना है ये राज्यपाल को सोचना है। जैसे देखिए, संवैधानिक विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या होगा, राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना। मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई विधेयक जो है पारित किया और वो भेजा राज्यपाल के पास, गवर्नर महोदय के पास कि भैया आपका अप्रूवल चाहिए सर महामहिम महोदय, लेकिन राज्यपाल को ये लगता है, राज्यपाल महोदय को लगता है कि ये जो विधेयक है, ये विधेयक राष्ट्रहित में नहीं है, ये जो विधेयक है ये संविधान के अनुरूप नहीं है, ये जो विधेयक है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है उसके जो प्रोविजंस हैं उसके अनुरूप नहीं है, ये जो विधेयक है ये आर्टिकल 31A के अनुरूप नहीं है। तो वो क्या कर सकते हैं, उसे सुरक्षित रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, राष्ट्रपति के अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं कि नहीं नहीं ये विधेयक हम अभी पारित नहीं करेंगे, ये तो हम राष्ट्रपति महोदय से इसकी जो है अनुमति लेंगे, स्वीकृति लेंगे, अगर राष्ट्रपति महोदय कहेंगे तो ही हम इसे आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए यहां पर गवर्नर साहब का, जो राज्यपाल महोदय है, उनकी संवैधानिक विवेकाधिकार काम कर रहा है कि किस विधेयक को लेजिस्लेचर के द्वारा पारित, किस विधेयक को, यानी कि विधानसभा, विधान परिषद, जिन राज्यों में दोनों हाउस हैं, यानी कि स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद है तो कहेंगे कि दोनों हाउस द्वारा पारित, और मान लीजिए एक ही हाउस है, केवल विधानसभा है, तो कहेंगे विधानसभा द्वारा पारित। तो अगर विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को उन्हें आरक्षित करना है राष्ट्रपति के अप्रूवल के लिए, तो ये इनकी विवेकीय शक्ति है, डिस्क्रिशनरी पावर है, और ये डिस्क्रिशनरी पावर इन्हें संविधान से मिली हुई है। देखिए आर्टिकल 201 में कहा गया है कि वो
चाहे तो उसे रोक सकते हैं, उनकी मर्जी के ऊपर निर्भर है। इस तरह से ये हो गया संवैधानिक विवेक की शक्ति। और उदाहरण देख सकते हैं, मान लीजिए राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना हो, तो अब यहां पर क्या होता है कि जैसे राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 का उपयोग करते हैं, तो अनुच्छेद 356 का उपयोग करने से पहले राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं कि उस राज्य के जो गवर्नर होते हैं उनकी रिपोर्ट मंगाते हैं कि भाई आप बताइए कि राज्य का जो शासन है संविधान के अनुरूप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो राज्यपाल अपनी रिपोर्ट में क्या लिखेंगे ये तो उनका डिस्क्रिशनरी पावर है ना, वो तो राज्य मंत्री परिषद या मुख्यमंत्री से पूछकर थोड़े ही लिखेंगे वो, तो क्या हो गया ये डिस्क्रिशनरी पावर। तो इस तरह से यहां पर जो आर्टिकल 356 का प्रयोग करना है और करने के लिए जो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना है वो तो उनके डिस्क्रिशनरी पावर में आ गया और इसका उल्लेख संविधान में है, तो इसीलिए ये हो गया संवैधानिक विवेकाधिकार राज्यपाल महोदय का। और एक उदाहरण देखिए, जैसे देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जैसे मैंने ये 4 नाम लिए आप समझ गए होंगे, ये 6th शेड्यूल से संबंधित है, संविधान की 6वीं सूची से संबंधित है। और 6वीं सूची में ये विशेष राज्य हैं, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर एक जनजाति जिला परिषद का प्रावधान होता है और ये जो है ट्राइबल बहुल राज्य हैं, ज्यादातर यहां पर जनजाति लोग हैं, तो जनजातियों की सुरक्षा के लिए, उनके वेलफेयर के लिए संविधान में बहुत से प्रावधान किए गए हैं। उन्हीं प्रावधानों में से इन राज्यों के लिए यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं और ये विशेष अधिकार उनका विवेकीय अधिकार है कि मान लीजिए कि किसी राज्य में, चाहे वो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है या मिजोरम है, वहां पर मान लीजिए कोई एरिया में कोई जो है मिनरल है, कोई खनिज है और उसका उत्खनन हो रहा है, तो उस उत्खनन का जो रॉयल्टी होगा वो तो ट्राइबल एरिया है, तो उस उत्खनन की रॉयल्टी उस राज्य के जो जिला परिषद हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, उनको कितना दिया जाना चाहिए राज्यपाल तय करेंगे और अगर कोई विवाद होता है तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है। तो ये हो गया विवेकी अधिकार जो संवैधानिक स्तर पर काम करते हैं, ये 6th शेड्यूल से संबंधित हो गया। और एक उदाहरण चाहे तो देख सकते हैं यहां पर, राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक जानकारी। अब राज्यपाल महोदय क्या हैं, राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं और उनकी मदद के लिए, सहायता और परामर्श के लिए जो है मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। अब मान लीजिए कि कोई विधेयक, कोई बिल जो है राज्य सरकार ने यानी मंत्री परिषद ने बनाया और उन्होंने अपनी विधानसभा में, विधान परिषद में रखा, या कोई प्रशासनिक निर्णय लिया, कोई प्रशासनिक कार्य किया, तो राज्यपाल को यह राइट है, द गवर्नर हैज द पावर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 167(2) अनुच्छेद 167(2) के मुताबिक कि वो राज्य विधान परिषद से संबंधित अगर कोई विधेयक जो रखा जाना है या बनाया जा रहा है या कोई प्रशासनिक कार्य किया जा रहा है जो राज्य मंत्री परिषद के द्वारा, तो मुख्यमंत्री को बुला करके वो पूछ सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग, हमें भी बताइए, और ये उनका राइट है। तो किस मुद्दे पर वो मुख्यमंत्री को बुला करके पूछेंगे और किस पे नहीं पूछेंगे तो डिस्क्रिशनरी पावर हो गया ना राज्यपाल महोदय का। अच्छा, इतना ही नहीं, अब ये तो हो गई 167(2) की बात, लेकिन 167(1) में क्या है ये भी जान लेते। तो 167(1) में ये है कि मुख्यमंत्री को स्वयं ही जाकर के राज्यपाल महोदय को बताना चाहिए। क्यों बताना चाहिए? क्योंकि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल महोदय है। तो राज्यपाल को इसीलिए पावर दिया गया है कि इस तरह से राज्य जो है वो नियंत्रित रहेगा और केंद्र के द्वारा जितने भी कंट्रोल हैं वो राज्यपाल महोदय के माध्यम से राज्य पर लागू होते रहेंगे और इस तरह से जो पृथकतावाद है, सेपरेटिज्म की भावना है, क्षेत्रवाद है, इन सबको कम किया जा सकता है और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाया जा सकता है। तो ये विवेकीय शक्तियां, डिस्क्रिशनरी पावर राष्ट्र हित के लिए दिए गए हैं। इसमें कोई संविधान में कोई इसका कोई सीमित उद्देश्य नहीं था, ये राष्ट्र हित के लिए दिए गए हैं क्योंकि बड़ी मुश्किल से राष्ट्र का निर्माण हुआ और एकजुट राष्ट्र बना, तो इसीलिए गवर्नर महोदय को ये अधिकार यहां पर दिए गए हैं। अब ये तो हमने आपको बताया जो संवैधानिक विवेकाधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो अपने डिस्क्रिशनरी पावर है। अब देखिए परिस्थिति जन्य सिचुएशन से वो
क्रिएट हुआ है, मतलब परिस्थिति ऐसी बन गई, संविधान में नहीं लिखा है लेकिन परिस्थिति बन गई। अब राज्यपाल महोदय को वहां पर जो है विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या करेंगे वो राज्यपाल महोदय उस समय सोचेंगे, उसके लिए कोई पहले से गाइडेंस नहीं है। तो क्या है, जैसे उदाहरण देखिए, अगर विधानसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में या मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाने की स्थिति में तथा उनका निश्चित उत्तराधिकारी न होने पर मुख्यमंत्री के नियुक्ति के मामले में परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार का उपयोग राज्यपाल महोदय कर सकते हैं। क्या कंडीशन हुआ, बहुत ही सिंपल, इस लैंग्वेज में मुझे इस सरल भाषा में आप समझिए कि विधानसभा में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, किसी भी पार्टी को पूर्ण कंप्लीट जो है फुल मेजोरिटी नहीं मिली। मान लीजिए 230 सदस्यों की विधानसभा है तो फुल मेजोरिटी के लिए 115 से ज्यादा होना चाहिए, 116 होना चाहिए, 117 होना चाहिए। सपोज करिए जितनी भी पार्टियां हैं उन सब पार्टियों में से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला ही नहीं, मतलब 115 से ज्यादा नहीं मिला। एक उदाहरण के लिए 230 जो है कुल विधानसभा सीटों की संख्या को लेते हुए मान लिया किसी को 100 मिला, किसी को 99 मिला, किसी को 25 मिला। अब मान लीजिए ऐसा जब आया रिजल्ट, ऐसा आया विधानसभा के चुनाव का, तो राज्यपाल महोदय क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके उस राजनीतिक दल को बुलाएंगे, उस पॉलिटिकल पार्टी को बुलाएंगे कि आप सरकार बनाइए और विधानसभा में बहुमत साबित कीजिए। टाइम भी देंगे उनको कि इतने दिनों में आप बहुमत साबित कीजिए। तो यहां पर राज्यपाल का डिस्क्रिशनरी पावर, परिस्थिति जन्य डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल होता है। और मान लीजिए ऐसा भी कभी होता है, राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं जो उनकी डेथ हो गई, अचानक मृत्यु हो गई, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? अब राज्य मंत्री परिषद तो भंग हो जाएगी, क्योंकि भाई मुख्यमंत्री नहीं है तो फिर मंत्रिपरिषद डिसॉल्व हो जाएगी। तो अब और कोई पार्टी उस स्थिति में सपोज करिए विधानसभा में अपना बहुमत ही साबित नहीं कर पा रही है और उस मुख्यमंत्री के कोई उत्तराधिकारी भी निश्चित नहीं है, तो किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए ये तय करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो राज्यपाल होते हैं वो अपने विवेकी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं कि भाई ये जो है ये इस राजनीतिक दल के नेता है, ये इस राजनीतिक दल के नेता है, ये इस राजनीतिक दल, और ये इस राजनीतिक दल के नेता जो हैं ये मुख्यमंत्री के रूप में बेहतर काम कर सकते हैं, बहुमत भी साबित। मेन काम देखिए विधानसभा में मेजोरिटी साबित करने का होता है। काम कैसे करेंगे वो तो बात की बात है, मेजोरिटी कौन साबित कर सकता है, इस आधार पर वो क्या करते हैं, बुलाते हैं विधानसभा में और इस तरह से विवेकी शक्ति का उपयोग करते हैं। तो यहां पर दो कंडीशन आ जाती है, जब विधानसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिला हो और अचानक मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई हो, और ऐसी स्थिति में जो मुख्यमंत्री का के जो उत्तराधिकारी हैं वो निश्चित नहीं हो। और देखते हैं परिस्थिति जन्य में, देखिए सपोज करिए विधानसभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाया कोई राजनीतिक दल है। अब विपक्ष ने जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है अगर सपोज करिए पास हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन का पास होना मतलब क्या है कि राज्य मंत्री परिषद का विधानसभा में बहुमत नहीं है, तभी तो अविश्वास नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो गया। तो इस स्थिति में क्या होगा, अगर राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न कर पाने की स्थिति में, या दूसरी कंडीशन और हो सकती है, मान लीजिए अभी चुनाव हुआ और राज्यपाल महोदय ने जिस राजनीतिक दल को जो है सरकार बनाने का जो आमंत्रण दिया, उनको बोला कि विधानसभा में बहुमत साबित कीजिए, और वो बहुमत साबित नहीं कर पाए, तो क्या होगा? और कोई भी पार्टी विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाई, है ना। तो यहां पर जो मंत्री परिषद जो है, जो मंत्री परिषद उन्होंने बनाया था, उसको क्या करना पड़ेगा? बर्खास्त करना पड़ेगा कि भैया आप जो है आप जिनने मंत्रिमंडल का गठन किया या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद का गठन किया, लेकिन विधानसभा में तो आप बहुमत साबित ही नहीं कर पाए ना, तो अब जो है आप को बर्खास्त किया जाता है, आप अपने पद से हट जाइए। कई बार ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि उस राज्यपाल महोदय ने सरकार बनाने का अवसर दिया, जब विधानसभा की बैठक होती है और बहुमत का प्रश्न उत्पन्न होता है तो वो बहुमत साबित नहीं कर पाते। तो इस कंडीशन में भी राज्यपाल महोदय अपने विवेकी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं कि बर्खास्त करना है, नहीं करना है, क्या करना है, ये डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर भी एक उदाहरण मिल जाता है। और मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर, मान लीजिए कोई मिली जुली सरकार है,
कोलिशन गवर्नमेंट है राज्य में, कोलिशन गवर्नमेंट है, 2-3 पार्टियों ने, 4 पार्टियों ने, 10 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई हुई है। अब मान लीजिए 2-3 पार्टियों ने समर्थन वापस ले, हमें नहीं रहना आपके साथ, तो क्या होगा? ऐसे में वो जो सरकार रहेगी, वो जो मंत्रिपरिषद रहेगी, वो तो विधानसभा में मान लीजिए अल्पमत में आ गई, माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो गई, अल्पमत में आ गई, तो क्या करना पड़ेगा? राज्यपाल कौन करे, कौन बर्खास्त करेगा मंत्रिपरिषद को, या मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करेंगे? तो बर्खास्त तो कर दिया, लेकिन पता चला उसके बाद भी जितनी भी राजनीतिक दल हैं उनमें से कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है वहां पर। तो क्या करना पड़ेगा? विधानसभा को विघटित करना पड़ेगा, डिकम्पोज द लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, विधानसभा को विघटित करना पड़ेगा, और फिर जरूरत हुई तो चुनाव करवाना पड़ेगा ना आगे। जब विधानसभा विघटित हो गई तो फिर इलेक्शन कमीशन फिर चुनाव कराएंगे। तो ये सब इनके हैं डिस्क्रिशनरी पावर, ये सब विवेकी शक्तियां हैं। तो विवेकी शक्तियों को अपन ने 2 भागों में बांट दिया, कुछ तो संवैधानिक तरीके से राज्यपाल करते हैं और कुछ परिस्थिति जन्य सिचुएशन से जो है जनरेट होते हैं। तो ये जो मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए अभी, ये परिस्थिति जन्य थे। अब आगे देखिए, कुछ इनके अलावा कुछ विशेष मामलों में कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में है, आप उसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं, स्पेशल प्रोविजंस फॉर द स्टेट्स। उन मामलों में जाएंगे तो कुछ विशेष मामलों पर राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के कुछ विशेष उत्तरदायित्व हैं। ये जो प्रावधान है, ये विशेष जो प्रावधान किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 371 के अंतर्गत जो है बहुत सारे प्रावधान है। ये अलग से एक वीडियो में हम आपके सामने लाएंगे। आप जो है हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज। तो जितने भी महत्वपूर्ण वीडियोज हैं आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन देखिए यहां पर थोड़ी उसकी चर्चा हो जाएगी। कैसे? कि देखिए राज्यपाल जो होते हैं ना इन राज्यों में, इनको राष्ट्रपति महोदय इन कार्यों को करने के लिए कुछ विशेष राइट्स दे देते हैं, इन कार्यों को करने के लिए विशेष राइट दे देते हैं। जैसे आर्टिकल 371 में आप देखेंगे जो महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा है और गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ है, इनके लिए कुछ विशेष राइट जो है राज्यपाल को दिया गया है। आर्टिकल 371 आपने देख लिया। यहां पर 2 जो है राज्यों का नाम मैंने लिखा है, एक महाराष्ट्र का जहां पर विदर्भ और मराठवाड़ा है, और दूसरा हमने लिखा है गुजरात का जहां पर सौराष्ट्र और कच्छ है। इन दोनों क्षेत्रों के लिए, मतलब महाराष्ट्र के 2 और गुजरात के लिए 2 के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना का राइट राज्यपाल को दिया गया है, क्योंकि ये सब पिछड़े क्षेत्र थे। तो जब संविधान में ये व्यवस्था की गई कि इसके लिए राज्यपाल को, गवर्नर महोदय को कुछ विशेष राइट दिए जाए कि इन क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से चाहे तो बोर्ड बनाइए और उनको कुछ विशेष राइट दीजिए, तो राज्यपाल उसके लिए जिम्मेदारी लेते हैं और अपनी रिपोर्ट जो है भेजते रहते हैं सेंटर को, राष्ट्रपति महोदय को। 371A देखिए आप, नागालैंड के संबंध में ये प्रावधान है, क्योंकि नागालैंड का कुछ एरिया ऐसा है, जैसे ये ट्विन सांग करके एरिया है या नागा हिल्स एरिया है, यहाँ पर हमेशा कुछ अनरेस्ट रहता है, डिस्प्यूट रहता है, कुछ पृथकतावादी घटनाएं होती रहती हैं। तो उस क्षेत्र के लिए वहां पर आंतरिक अशांति के समय कानून व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था को लेकर के स्पेशल राइट गवर्नर महोदय को दिया गया, क्योंकि इस तरह से वो क्या करते हैं, गवर्नर महोदय प्रेसिडेंट को लगातार जो है कम्युनिकेट करते रहते हैं कि भाई यहाँ पर ये स्थिति है और जो है आगे के स्टेप ये होना चाहिए, तो कंट्रोल बना रहता है। तो ऐसे कोई भी क्षेत्र जो या तो बहुत पिछड़ा है या कहीं ना कहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या वहां के जो लोग हैं वो विशेष लोग हैं जिनके विकास के लिए केंद्र की नजर है, वो राज्यपाल को पावर दे देते हैं। और भी एग्जांपल देखेंगे आप। 371B देखिए, असम जो जनजातीय इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था, असम के कुछ जनजातीय ट्राइबल एरियाज हैं जहां पर बड़ी संख्या में ट्राइबल्स रहते हैं, उनके लिए प्रशासनिक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्यपाल को दे दी जाती है। 371C 371C, मणिपुर राज्य के पहाड़ी इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था करना, ये सब स्पेशल एरियाज हैं। मणिपुर के पहाड़ी इलाके मतलब ट्राइबल्स लोग रहते हैं, बहुत पिछड़ापन, वहां पर विकास की संभावना कम है। गवर्नर महोदय को बोला कि यहाँ पर आप थोड़ा प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिचुएशन है उस पर आप नजर रखिए और विकास के लिए जो भी आपको सलाह लगता है वो आप राष्ट्रपति महोदय को भेजा करिए। तो रिपोर्ट वगैरह भेजते रहना पड़ता है। 371
371F, सिक्किम में भी यही स्थिति है। ये सब नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य। सिक्किम राज्य के संबंध में भी विशेष दायित्व तो राज्यपाल महोदय को दिया गया है। आर्टिकल 371H, अरुणाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं अरुणाचल प्रदेश में जहां पर थोड़ी समस्या बनी रहती है, असंतोष बना रहता है, तो उन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था सही ढंग से चलती रहे, इसके लिए 371H में प्रावधान किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में 371H और आर्टिकल 371J। आर्टिकल 371J जो है ये हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के लिए अलग विकास बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जाता है और इसकी जिम्मेदारी राज्यपाल महोदय की होती है। आर्टिकल 371J। तो इस तरह से देखिए कितने सारे आर्टिकल्स आपके पास आ गए जिनकी जानकारी आप अलग से किसी टॉपिक में करते, लेकिन यहां पर गवर्नर के अंतर्गत आपने इन टॉपिक के बारे में पढ़ लिया। 371A ये जो है पहले तो 371 आया, ये महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के लिए। 371 नागालैंड से संबंधित, 371B असम से संबंधित, 371C मणिपुर से संबंधित, 371F सिक्किम राज्य से संबंधित, 371H अरुणाचल प्रदेश से संबंधित और 371J हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए अलग विकास बोर्ड की स्थापना के संबंध में राज्यपाल की शक्तियां। तो यहां पर कुल मिलाकर देखेंगे कि राज्यपाल की विवेकी शक्तियों के बारे में हमने क्या देखा। तो राज्यपाल की विवेकी शक्तियों के बारे में पहली चीज तो जो आर्टिकल राज्यपाल से संबंधित थे 154, 163 एंड 164 उसको हमने समझ लिया। फिर हमने इसको कंपैरिजन कर लिया कि राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति और राज्यपाल की विवेकी शक्तियों का किस तरह से डिफरेंस है। तो वहां हमने बताया कि विवेकी शक्तियों के मामले में राज्यपाल के जो है विवेकी शक्तियां कुछ ज्यादा हैं। फिर आपको बताया कि विवेकी शक्तियों को भी दो हिस्सों में बांट सकते हैं आप, जैसे ये हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर यानी संवैधानिक विवेकाधिकार, जिसके अंतर्गत देखिए आर्टिकल 201 के संबंध में बात किया हम लोगों ने। इसके अलावा आर्टिकल 356 के संबंध में हमने बात किया। इसके अलावा 6 शेड्यूल का जो पैरा 92 है इसके बारे में भी बात किया। इसके अलावा जो आर्टिकल 167(2) है जिसमें मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि वो राज्यपाल महोदय को जाकर सूचित करें राज्य के प्रशासन के संबंध में, वो भी बात किया। ये सारी चीजें संवैधानिक विवेकाधिकार के अंतर्गत आ गया। और परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार के अंतर्गत जो परिस्थितियां राज्य में समय समय पर उत्पन्न होती है उसके लिए राज्यपाल महोदय को उत्तरदायी बनाया हमने। कैसे? तो देखिए अगर विधानसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत न मिले उस स्थिति में कैसे निर्णय लेंगे राज्यपाल महोदय। अगर विधानसभा में विश्वास मत कोई राजनीतिक दल है और उन्होंने सरकार बनाया हुआ है लेकिन वो विश्वास मत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल नहीं कर पाए, उस स्थिति में क्या करेंगे। इसके अलावा कोई मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है और वो माइनॉरिटी में आ गए, अल्पमत में आ गए, विधानसभा में वो बहुमत नहीं रह पाया उनको, उस स्थिति में क्या करेंगे। और कुल मिलाकर के कुछ राज्यों के संदर्भ में जो विशेष प्रावधान है इन सब के बारे में हमने यहां पर चर्चा कर ली है। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो राज्यपाल से संबंधित अनेक संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा हम यहां पर कर चुके हैं। तीन वीडियोस के अंतर्गत पहले वीडियो में राज्यपाल की जो है संवैधानिक शक्तियां और उनकी विशेषताओं के बारे में देखा। दूसरे में हमने आपको बताया कि राज्यपाल की जुडिशियल पावर क्या है, फाइनेंशियल पावर क्या है और लेजिस्लेचर पावर क्या है। और यहां पर हमने समझ लिया कि उनकी विवेकी शक्तियां क्या है। और इस तरह से एक निष्कर्ष पर हम ये पहुंचते हैं कि राज्यपाल महोदय की राज्यों में दोहरी भूमिका होती है। पहली भूमिका राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, और दूसरी भूमिका वो केंद्र जो है उनकी यानी राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। और इस तरह से राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में और राज्य के शासन को प्रॉपर वे में सही ढंग से संचालित करने में राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इन सारी बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगले क्लास में हम आपको राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स हैं उस पर भी चर्चा कर देंगे एक सेपरेट जो है वीडियो में, और उसमें हम आपको सारे आर्टिकल्स जो है समरी के रूप में ले आएंगे। और साथ ही साथ आपको मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं स्पेशल केस स्टडी के रूप में मध्य प्रदेश के जो गवर्नर्स हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी दे देंगे। धन्यवाद।